तो आज हम लोग तो जो टॉपिक करना है वो है कैंसर। ये जो है ये टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर का, क्लास 12 की बायोलॉजी एनसीईआरटी में। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। पहली बात ये हो जाती है। ठीक है। तो हम लोग ने कभी ना कभी तो कैंसर सुना ही होगा, टीवी सीरियल या दाते हैं फिल्मों में, या सिनेमा घर में दाते हैं। टोबैको से बचाने के लिए मूवी से पहले या इंटरवल के जस्ट बाद, सेकेंड हाफ चालू होने से पहले दिखाते हैं एक आदमी को ना। तो वहाँ पे ओरल कैंसर, जो माउथ का कैंसर दिखाते हैं या फेफड़ों का कैंसर दिखाते हैं, वो तो सिर्फ दो दाते हुए। और फिर हम लोग ने कई जगह और भी सुना है। आजकल तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई कैंसर के बारे में। बहुत जगह सुन चुके हैं, फिल्मों में सुन चुके हैं, कई बार छोटी क्लासेस में एक दो बार जिक्र हो चुका है। या जो हम लोग स्टोरी रीडिंग करते हैं उनके अंदर आ जाता है इसका, कि किसी कलेक्टर तो कैंसर है, कुछ है। ये हम लोग फैमिली में देख चुके रहते हैं कैंसर कैंसर। तो कैंसर मतलब कि आजकल वेल नोन डिजीज है। और वेल नोन इसलिए है क्योंकि ये एक लार्ज पॉपुलेशन में पाई जा रही है। प्लस ये बहुत डेडली डिजीज है। जैसे कि कॉमन कोल्ड है, जैसे कि ऐसी सर्दी जुकाम होता है, वो भी बहुत लोगों में पाई जाती है, पर उसका इतना पता नहीं क्योंकि वो पता है इंसान तो 2-3 दिन के होगी फिर ठीक हो जाएगी। पर कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा डेडली डिजीज है। मतलब कि इसमें मॉर्टेलिटी रेट नियर टू 95 to 100% के करीब करीब रहता है, क्योंकि कैंसर जो है वो पूरी बॉडी में फैल सकता है। एक जगह होगा कैंसर, फिर वो पूरी बॉडी में फैल सकता है, या तो ना फैले या फैले। और अभी तो हाल ही में, मतलब कि 2000 के बाद कैंसर इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और इसका मेन कारण है ये मेन कारण ये पंजाब के तरफ वाले जो किसान लोग हैं, इन लोग बहुत ज़्यादा यूरिया डाल रहे हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है, पर बहुत ज़्यादा यूरिया डाल रहे हैं। लोग समझा रहे हैं तब भी नहीं मानने के तैयार हैं। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यूरिया डाल रहे हैं, इसीलिए तो आजकल बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाने का है। मतलब कि जैसे काऊ डंग ये सब जो है। एक बात है कि जब तक काऊ डंग से खेती किसानी होती थी, काऊ डंग एज अ फर्टिलाइजर यूज होता था। वेजिटेबल के कील जो है वो फर्टिलाइजर की तरह यूज होते थे। मोस्ट ऑफ द डिजीज के लिए ह्यूमन जो है वो इम्यून था। ठीक है। जब से केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स या केमिकल भी किसी चीज़ का यूज होने लगा है, आर्टिफिशियल केमिकल से रिलेटेड, तब से कैंसर ये बहुत सी बीमारी बढ़ गई है। ठीक है। तो कैंसर वन ऑफ द मोस्ट डेडली डिजीज है, बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करती है ऑल अराउंड दी वर्ल्ड। ठीक है। मतलब लाखों करोड़ों लोग हैं, यानी लाखों लोग हैं, करोड़ों नहीं लाखों लोग इंडिया में इससे हमेशा सफ़र करते रहते हैं हर साल। और कईयों की यानी लाखों की तो मौत भी हो जाती है। ठीक है। अब मेन ये कारण है कि जैसे कि लाखों की मौत हो जाती है, तो बहुत सी डिजीजेस ये जैसे भी, जो बहुत बड़ी डिजीज रहेगी ना, उसमें जो डेटा दिया जाता है ना, वो डेटा जनरली कम ही रहता है, क्योंकि कई बार इंसान तो पता है कि वो डेडली डिजीज है, तो वो रजिस्टर नहीं करता, वो बोलता है जितने दिन चल रहे हैं, मर ही जाते हैं। और ये जो डेटा दिया जाता है ये हॉस्पिटल तरफ से या गवर्नमेंट सर्वे के तरफ से दिया जाता है। तो कई, क्या पता किसी तो कैंसर हो, उसे पता चल गया हो, पर वो ट्रीटमेंट ना करवाया हो या कुछ ना करवाया हो, तो उसका हॉस्पिटल के पास रिकॉर्ड ना हो, लगा हो कि वो ऐसे ही चल दिया उसके घर वालों को ना। तो ये भी हो सकता है। मैं बताया एक चीज़, इसका कुछ लेना देना नहीं है इधर से, पर ये सोच बताया मैं इसकी। ठीक है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट डेडली डिजीज है ह्यूमंस की। और ये मेजर कॉज है डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप पूछेंगे कि एक साल में जितनी भी डेथ हुई वो किसके कारण हुई, तो अगर 10 चीज लिखे ना तो उनमें से दूसरे या तीसरे नंबर पे ही कैंसर आ जाता है। दूसरे या तीसरे नंबर पे ही कैंसर आ जाता है। ठीक है। तो मोर देन अ मिलियन, मतलब 10 लाख लोगों से ज़्यादा इंडियंस इससे सफ़र करते हैं कैंसर से। और लार्ज नंबर की तो मृत्यु भी हो जाती है एनुअली, मतलब हर साल लार्ज नंबर लोग की मृत्यु हो रही है। अब कैंसर होता कैसे है बेसिकली? कैंसर क्या होता है, ये जो हमारे सेल्स हैं, तो कभी आपने सोचा है कि एक ये हमारा जो सेल है,
ये ऐसे डिवाइड कर रहा है कि यहाँ पे मेरा हाथ है, यानी किसी का हाथ है, ए पर्सन था, उसका यहाँ वाला सेल जो है, ये जो सेल है, ये सेल है, ये ऐसे डिवाइड कर रहा है 2 में, फिर ये आगे जाते 4 में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब इसे कैसे पता थी इसे इधर लिखना है कि 4 ही डिवाइड करना है, 4 से ज़्यादा नहीं, 4 से ज़्यादा नहीं डिवाइड करना है। तो ये प्रॉपर्टी होती है सेल्स के बाद, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। उसमें क्या होता है, तो उस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब ये सेल्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि ये एक जगह है, यहाँ पे ये सेल है, ये सेल जब 4 में डिवाइड किया तो वो इन जगहों को घेरेंगे, तो जब ये ऐसे घेरेंगे और आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे तब इन्हें पता चल जाएगा, हाँ हल्लो तो और ज़्यादा डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है और डिवाइड करने की। तो ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी रहती है। पर जब ये प्रॉपर्टी वो हो जाती, क्या गुम हो जाती है, ये सेल के पास ये प्रॉपर्टी बचती नहीं है, तो ये 4 सेल आगे भी डिवाइड कर लेंगे। ऐसे ज़रूरी नहीं है 4 सेल में लुके, 8 सेल में लुक सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, पर मैंने एग्जांपल यहाँ पे 4 सेल का लिया। तो ये आगे जाके और भी डिवाइड कर लेगा अगर इसके पास कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लूज हो जाएगी। तो यहाँ पे उठने की तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो 4 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, पर ये आगे डिवाइड करते जा रहे हैं, तो ये ऐसे एक मास ऑफ सेल यहाँ पे बना लेंगे जो अनवांटेड रहेगा। ये जो मास ऑफ सेल इन लोग यहाँ पे बना लेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्यूमर, ठीक है। मतलब कि अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल एक्सेसिव डिवीजन हुआ, अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल एक्सेसिव डिवीजन हुआ, मतलब कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो डिवाइड होते जा रहे, ठीक है, डिवाइड होते जा रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसा मास ऑफ सेल बना लेते हैं जिसे हम लोग ट्यूमर कहते हैं। और ये ट्यूमर के होने को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर। ट्यूमर के होने को क्या बोलते हैं, कैंसर। तो ट्यूमर क्या है, वो मास ऑफ सेल, और उस मास ऑफ सेल का होना एक डिजीज है, और उस डिजीज का नाम क्या है, कैंसर, ठीक है। तो समझ में आया कि जैसे किसी पार्ट में ज़रूरत है सेल को डिवाइड करने की, तो कभी आपने सोचा है कि सेल को कैसे पता चलता है कि मुझे इतने ही सेल बनाने हैं, और जिस प्रॉपर्टी के थ्रू पता चलता है वो है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। उसमें क्या होता है, जब सेल आपस में ग्रोथ कर ले लेते, डिवाइड कर ले लेते, तो आपस में जब कांटेक्ट में आते हैं तो क्या करते हैं, लोग जाते हैं अपना ग्रोथ और डिवीजन करना, ठीक है, और फिर अपने हिसाब से काम करने लग जाते हैं। पर जब ये प्रॉपर्टी लूज हो गई तो वो ग्लो करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, और ऐसा मास ऑफ सेल बना लेंगे आपस में मिलके, यानी एक जगह लुट्टी बन जाएगी सेल्स की। अब ये जो सेल्स हैं ये अनकंट्रोल्ड हैं, एबनॉर्मल हैं, क्योंकि नॉर्मल सेल क्या है, कॉन्टैक्ट में आके लुकना है उसे इस समय, पर ये लुक ही नहीं रहे, तो ये एबनॉर्मल सेल्स हैं, ये डिवाइड करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे हैं। तो ये जो मास ऑफ सेल बनेगा, ये एक ग्रुप ऑफ सेल या लुट्टी बोल सकते हैं सेल की जो बनेगी, ये है ट्यूमर। और ट्यूमर का होना एक डिजीज है, और उस डिजीज को बोलते हैं हम लोग कैंसर, ठीक है। तो कैंसर में क्या हो रहा है, कैंसर में बेसिकली हो रहा है, कैंसर में क्या हो रहा है, कैंसर में क्या हो रहा है, दी अनकंट्रोलेबल एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। ऐसा नहीं है कि डिप्लॉय सेल हैप्लॉय सेल में बदल जा रहा है, वो हाथ का सेल डिप्लॉयड है तो वो डिप्लॉयड सेल को ही जन्म दे रहा है, कोई हैप्लॉयड है तो वो हैप्लॉयड सेल को ही जन्म दे रहा है। मतलब एक सेल अपने जैसे ही सेल्स को बना रहा है, अपने जैसे प्लॉयडी वाली सेल्स को ही बना रहा है। तो जो ये माइटोटिक डिवीजन होता है ये अनकंट्रोल रहता है, मतलब कि कंट्रोल कैसे, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होना था उसे लुक जाना था, पर वो लुका ही नहीं, वो आगे डिवाइड करते गया, वो आगे डिवाइड करते गया, ठीक है। तो और एबनॉर्मल क्यों, तो दी नॉर्मल क्या है कि जितना ज़रूरत है उतना में ही लोग जाए कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो कर ले, पर वो यहाँ पे वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो नहीं कर रहे। और एक्सेसिव क्यों, एक्सेसिव क्यों, क्योंकि वो बहुत सारे सेल बना ले रहे जिनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो और स्टडी ऑफ कैंसर को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। और डॉक्टर को क्या बोलते हैं, जो स्पेशलिस्ट लेते हैं कैंसर के, उन्हें बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट। ये जो हैं ये मतलब कि ये अच्छे यानी एक वेल रेप्यूटेड वो है, डॉक्टर्स होते हैं। तो इनकी स्टडी आसान नहीं रहती ना,
क्योंकि कैंसर जो है उसकी स्टडी अभी भी चल रही है, क्योंकि इसका एक फिक्स क्योर नहीं है। इसका क्योर इसलिए भी बनाना मुश्किल है क्योंकि आप कुछ भी क्योर बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, बेसिकली आपकी जो बॉडी की जो लिम्फोसाइट्स हैं वो उस कैंसरस सेल से लड़ने चाहिए। परंतु कैंसरस सेल तो वो सेल है ना जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा डिवाइड कर जाले, मतलब हमारी बॉडी के ही सेल्स हैं। तो अगर वो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा, मतलब कि क्या पता वो कभी हमारी बॉडी के ही दूसरे सेल्स से लड़ जाए, तो वो तो अल्टीमेटली अल्लाह तो और नुकसान कर जाएगा। इसीलिए इसका जो क्योर बनाना है ना बहुत मुश्किल है कैंसर का। ठीक है। अब क्या है, अब क्या लिखा हुआ है, कैंसरस सेल जो करते हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाते हैं और गिव लाइज करते हैं मास ऑफ सेल, और इस मास ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, ट्यूमर। ट्यूमर। अब ट्यूमर जो लेते हैं वो बेनिंग ट्यूमर लेते हैं और मैलिग्नेंट ट्यूमर लेते हैं। बेनिंग ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में बस यही अंतर है कि मैंने बोला कि एक जगह क्या होला है, मैंने बस बोला कि ये किसी का हाथ है। अब यहाँ पे सेल अनकंट्रोल डिवाइड करते गए और ये यहाँ पे ऐसा मास ऑफ सेल बना लिए। अब ये इसी जगह रहे, कहीं और फैले नहीं। अब क्या होगा, ये दूसरा किसी का हाथ है, यहाँ पे सेल डिवाइड करते गए अब मास ऑफ सेल बना ली। अब यहाँ से कुछ सेल है ना कहीं और माइग्रेट कर गए, कहीं और माइग्रेट कर गए। ठीक है। और फिर वहाँ पे भी बॉडी के किसी और पार्ट में, तो ऐसे क्या सेल, तो यहाँ पे भी ट्यूमर हो गया क्योंकि वो ऐसे से डिवाइड करते जा रहे हैं और कहीं बॉडी के पार्ट में फैल गए तो डिवाइड ऐसे और ट्यूमर बना ली। तो क्या ट्यूमर ऐसे फैल नहीं गया, ट्यूमर फैल नहीं गया पूरी बॉडी में? यही अंतर है। अगर ट्यूमर एक जगह रह जाए तो वो बेनिंग ट्यूमर, और अगर वो पूरी बॉडी में फैल जाए तो वो मैलिग्नेंट ट्यूमर। जैसे हम लोग बोलते हैं, कई बार आपने सुना होगा, अगर आपके फैमिली में केस हुआ होगा या फिल्मों में आजकल सुन ही लेते हैं कि जो कैंसर है वो पूरे शरीर में फैल गए, तो वो यही मैलिग्नेंट ट्यूमर लेता है कि एक जगह ओरिजिन हुआ और फिर धीरे धीरे करते वो पूरे शरीर में फैल गया। और बात सुना होगा, अच्छा है कैंसर एक ही जगह था, कहीं फैला नहीं। डॉक्टर ये शब्द बोलता है तो वो किस कारणवश बोल रहा है, वो इन्हीं कारणवश बोल रहा है कि अच्छा था एक ही जगह, कहीं और फैला नहीं, मतलब वो बेनिंग ट्यूमर है। मतलब वो जो कैंसर है वो कौन सा टाइप का है, बेनिंग कैंसर है। ठीक है। तो यही है कि फैलता है, यानी एक फैलता है मैलिग्नेंट ट्यूमर और एक बेनिंग ट्यूमर जो फैलता नहीं है। अब एक बात बताना कि अगर एक ही जगह ये इस हाथ में कैंसर है तो क्या मैं इस ट्यूमर वाले एरिया से सेल्स को निकाल दूं तो क्या इसका क्योर हो सकता है? क्योंकि जो सेल खराब थे मैंने उन लोग तो निकाल दिया, तो इसका क्योर हो सकता है। पर क्या ये जो सेल्स जो इधर-उधर फैल गए, अब अगर मैं इधर से निकाल दूँ, तो क्या इसका क्योर होगा? नहीं। मतलब कि ये पार्ट बच जाएगा, ये पार्ट बच जाएगा, और हर जगह निकाल नहीं सकता। मुझे पता नहीं किधर-किधर है क्योंकि इसके सेल्स को तो लेवल कर डाले हैं। इसके सेल्स तो लेवल कर डाले हैं। मतलब कि बेनिंग ट्यूमर को मैं एटलीस्ट सर्जरी के थ्रू क्योर कर सकता हूँ कुछ हद तक, पर मैलिग्नेंट ट्यूमर को नहीं कर सकता। बेनिंग ट्यूमर को भी तभी कर सकता हूँ जब वो अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हुए। अगर लेटल स्टेजेस में डिटेक्ट होता, मतलब बहुत, या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या वो फिर मैलिग्नेंट में बदल जाता। तो मैलिग्नेंट भी तो एक समय एक ही जगह था फिर फैला है ना, मतलब बेनिंग ट्यूमर कुछ समय बाद मैलिग्नेंट ट्यूमर में बदल सकता है। सिंपल सा इसका अर्थ तो यही होता है ना। ठीक है। तो वही बात है कि अगर एक जगह है तो बेनिंग, अगर बॉडी में फैल गया है तो मैलिग्नेंट। ठीक है। तो अब लोग जो डिसाइड करते स्टेजेस ऑफ कैंसर थी, इस अर्ली स्टेज में डेथ हो गया या लेटल स्टेज में, वो इसी के आधार पे है। अगर थोड़ा सा ही बना हो, बेनिंग ट्यूमर में कैसे स्टेज डिसाइड होगा कि थोड़ा सा ही बना हो, ट्यूमर थोड़ा सा ही एक्यूमुलेट हुआ हो, तो वो अर्ली स्टेज, बहुत ज़्यादा हो गया हो, फेटल हो गया हो, तो वो लास्ट स्टेज। मैलिग्नेंट में क्या हो सकता है, मैलिग्नेंट में क्या हो सकता है, अर्ली स्टेज की वो थोड़ा सा ही फैला हो,
पूरे शरीर में ना फैला हो, पर इसका लार्ज स्टेज क्या हो सकता है, शरीर के पूरे जगह फैल गया हो। सॉरी, या शरीर में वो बहुत जगह फैल गया हो हो सकता है इसका फाइनल स्टेज। या बेनिंग का एक और फाइनल स्टेज हो सकता है कि वो मैलिग्नेंट में बदल जाए, फिर वहां से मैलिग्नेंट स्टेज चालू हो जाएंगे, हाँ कि ना। ठीक है, तो बस यही सब है इसमें, ये सब एनसीईआरटी की लाइंस हैं। ठीक है, कुछ अपना भी है क्योंकि लाइन से पढ़ाना है ना। अब बेनिंग ट्यूमर जो रहता है ये स्लो ग्लो करता है, इसमें जो सेल्स हैं वो बहुत स्लो डिवाइड करते हैं। और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो रहते हैं इसमें सेल्स बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं। जो बेनिंग ट्यूमर है इसी आधार पर बांटा जाता है कि वो कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, मतलब कि वो एक ही जगह लहे रहते हैं, इधर उधर फैलते नहीं है बॉडी में। एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में नहीं फैलते। पर मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में फैल जाते हैं। और इस प्रॉपर्टी जिसका मत यानी ये जो प्रॉपर्टी है दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में फैलना, इसे हम लोग मेटास्टेसिस बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। तो अगर ये बेनिग्नेंट अगर दूसरे जगह नहीं फैल रहा है, मतलब इसमें क्या है, मेटास्टेसिस एब्सेंट है। अब क्या होता है, कैंसरस सेल क्या करते हैं, कैंसरस सेल क्या करते हैं, मैलिग्नेंट सेल जो मैलिग्नेंट कैंसर के हैं या बेनिंग कैंसर के भी, बेनिंग कैंसर थे तो एक ही जगह ग्लो हो रहे हैं, तो वो एक ही जगह आसपास के सेल्स पे तो इम्पैक्ट डालेंगे। ठीक है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो बॉडी के पार्ट में फैल रहा है तो वो बॉडी के अलग अलग पार्ट में वो डालेगा इफेक्ट। पर ये आसपास के सेल को इफेक्ट कैसे करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि यही सेल अपना ग्रोथ कर रहे होंगे, ये आसपास के भी तो सेल्स को कुछ ना कुछ जरूरत लग रही होगी ग्रोथ व्लोथ करने की या मेटाबॉलिज्म अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने की, तो उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए। और ये डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, मतलब ये हाईली डिवाइड कर ले लेते हैं, तो इन्हें भी न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये क्या करते हैं, जो आसपास के सेल हैं उनके पास O2 उनके पास O2 और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचने देते, पूरा अपने आप से ही अपने पास ही ले लेते हैं। तो क्या होता है, आसपास के सेल्स के पास न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता, O2 नहीं पहुंचता, तो वो ना मेटाबॉलिज्म कर पाते ना वो जिंदा रह पाते। मतलब एक तो ये ट्यूमर भी बना ले प्लस आसपास के सेल को मार भी रहे हैं। ठीक है, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या इसमें क्या करते हैं, मे कॉज डेथ एज दे स्टार्व दी नॉर्मल सेल टू डेथ। जो आसपास के नॉर्मल सेल्स हैं उन्हें डेथ उनकी मृत्यु के कारण बन जाने। अब हमारी बॉडी के सेल्स फैलते जाएंगे, फिर यानी बॉडी के सेल बॉडी में मैलिग्नेंट ट्यूमर फैलता जाएगा, जो हमारे नॉर्मल सेल्स है वो भी मरते जाएंगे, तो एट दी एंड हम तो मर ही जाएंगे ना। ये होता है इसका मतलब। अब ऐसा नहीं है कि बेनिंग ट्यूमर आसपास वाले सेल्स को वो नहीं करता, मारता नहीं है, वो भी मारता है बेनिंग ट्यूमर, पर वो एक ही जगह का मारला रहता है, ये पूरी बॉडी में मारला रहता है मैलिंग, इसलिए इंसान की डेथ हो सकती है। और बेनिंग जो रहता है वो एक जगह के ही सेल्स को मारला रहता है। ठीक है, इसीलिए कॉज करता है लिटिल डैमेज, डैमेज तो हाई है पर किसके कंपेयर में लेते हैं, मैलिग्नेंट है, और डू नॉट यूजुअली कॉज डेथ। डेथ इसीलिए कॉज नहीं कर पाता क्योंकि ये एक जगह ही मार है, किसी के हाथ में हो गया तो हाथ के ही सेल्स मारेगा, जो हाथ को एम्प्यूटेट कर देंगे मतलब काट के निकाल देंगे, तो बॉडी बाकी सेल्स बचे रहेंगे, कुछ पंगा ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसे ट्रीट किया जा सकता है सर्जरी से, जैसे कि किसी के हाथ में बहुत ज्यादा बेनिंग ट्यूमर हो गया है तो क्या करेंगे, हाथ को एम्प्यूटेट कर देंगे शोल्डर के पास से या बता देते हैं एल्बो के पास से। हैव स्लाइटली डिफरेंशिएटेड सेल। अब इसमें क्या होता है, स्लाइटली डिफरेंशिएटेड सेल मतलब सेल अपना कुछ और भी काम कर रहे रहते हैं, सिर्फ यही नहीं कर रहे रहते। स्लाइटली मतलब ऐसा नहीं है पूरे नॉर्मल सेल्स की तरह नॉर्मली काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ये नॉर्मल सेल्स की तरह काम नहीं करते पर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और इसमें तो बिल्कुल भी नहीं करते, वो सिर्फ डिवाइड कर ले लेते हैं। और इसे मेलिंग ट्यूमर तो नियोप्लाज्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नियोप्लाज्म भी बोला जाता है। अब एक बात आती है कि ऐसा क्यों कि ये सेल्स अचानक से डिवाइड करने लग गए। क्या हुआ कि बेसिकली ये था
ये एक सेल था, ये डिवाइड किया, 2 सेल बनाया। क्या बनाया? 2 सेल बनाया। अब ये सेल आगे जाते डिवाइड किया, ये आगे जाते डिवाइड किया, पर मैं इसके एग्जांपल से बताऊंगा। ये ऐसे बना, ये ऐसे बना, फिर ये भी आगे जाते डिवाइड किया, तो ये एक सेल बना। पर जो इससे दूसरा सेल बना वो डैमेज हो गया। वो क्या हो गया? डैमेज सेल हो गया। वो क्या हो गया? डैमेज सेल हो गया। ये क्या हुआ? ये एक डैमेज सेल हुआ। तो ये डैमेज सेल तो हमारी बॉडी क्या कर लेगी? एलिमिनेट कर देगी। पर किसी कारणवश अगर ये सेल एलिमिनेट नहीं हुआ, अगर ये सेल एलिमिनेट नहीं हुआ, ये किसी कारणवश कई बार वो आ जाते हैं, बता देते हैं बॉडी में कुछ डिफेक्ट, तो ये हमारा इम्यून सिस्टम इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया कि ये वो है खराब सेल, और इसे वो नहीं किया। क्या नहीं किया? एलिमिनेट नहीं किया। तो ये क्या करेगा? ये आगे जाते ऑल डिवाइड करते जाएगा, ये आगे जाते ऑल डिवाइड करते जाएगा, क्योंकि ये वैसे ही डिफेक्टिव है। तो इसमें क्या पता कंट्रोल इनिबिशन हो भी ना, तो ये आगे जाते डिवाइड करते जाएगा, तो ऐसे करते ये ट्यूमर बना लेगा। अब ये जो डिफेक्टिव सेल है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सेल डिफेक्टिव ही हो। क्या पता कोई सेल बहुत पहले से है, पुराने सेल्स को भी तो कई को एलिमिनेट करना पड़ता है। तो ये पुराना सेल है और जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसे एलिमिनेट करना था, अ, मान लेते 120 दिन बाद, पर इसे एलिमिनेट करना भूल गया। तब ये क्या करेगा? ये डिवाइड करते जाएगा अनकंट्रोल्ड, और क्या बना लेगा? ट्यूमर बना लेगा, जिससे क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। तो एक ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, एक प्रॉपर्टी बस लॉस होनी चाहिए, फिर उसके बाद कोई सभी सेल कैंसर कर सकता है अगर वो डिवाइड कर सकता है। और वो प्रॉपर्टी जो लॉस होनी चाहिए वो क्या है? वो है कंट्रोल्ड इनिबिशन। वो है कंट्रोल्ड इनिबिशन। ठीक है। तो अब इसके बाद जो अल्लो तो पढ़ना है वो है पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर। कि ये अल्लो तो आंसर देगा कि कैंसर होता क्यों है। अभी तक तो अल्लो ने बोला कि कैंसर है क्या, पर अब बोलेंगे कि कैंसर होता क्यों है। तो बेसिकली ये अनलो तो आंसर क्या करेगा कि सेल जो हैं, जो अभी तक नॉर्मली काम कर रहे थे, ये अचानक से ऐसे डिवाइड क्यों करने लगे अनकंट्रोलेबल। तो मैंने पहले ही आंसर दे दिया कि वो अपनी उनके सेल नॉर्मल सेल्स के बाद एक प्रॉपर्टी लेती है जिसे लोग बोलते हैं कंट्रोल्ड इनिबिशन। अब मतलब क्या कि एक सेल डिवाइड और ग्लो कर रहा है, तो वो क्या होगा? आसपास के दूसरे सेल के कांटेक्ट में आएगा। जब वो आसपास के दूसरे सेल में कांटेक्ट में आएगा तो वो अपना ग्रोथ और डिवीजन रोक देगा। परंतु जब अगर ये प्रॉपर्टी वो हो गई लॉस, तो वो क्या करेगा? अनकंट्रोल डिवीजन करेगा। वो क्या करेगा? अनकंट्रोल डिवीजन करेगा, और क्या बना लेगा? ट्यूमर बना लेगा। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रॉपर्टी लॉस कैसे हुई? ऐसा क्या हुआ वो सेल में कि ये प्रॉपर्टी लॉस हो गई? तो सिंपल सा आंसर है, ये जो कंट्रोल्ड इनिबिशन है, ये 3 जीन, ये कितने जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है? कंट्रोल इनिबिशन 3 जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब इन 3 जीन में से किसी भी एक जीन में एक म्यूटेशन हो गया, किसी भी एक जीन में म्यूटेशन हो गया, ये तीनों में हो गया, तो वो क्या करेगा? ये प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी, और वो क्या बना लेगा? वो अनकंट्रोल डिवीजन कर लेगा, और क्या बना लेगा? ट्यूमर बना लेगा। अब म्यूटेशन होगा कैसे? म्यूटेशन किसी भी कारणवश हो सकता है। क्या पता पहले से जीन आया हो, पर वो अपने आप तो एक्सप्रेस ना कर पाया हो, यानी अपने आप तो सही से एक्सप्रेस ना कर पा रहा हो, और फ्यूचर में जाते हुए कम्प्लीटली एक्सप्रेस ना कर पाया और ट्यूमर फॉर्म हो गया। या ये हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा रेडिएशन के एक्सपोजर में था, मतलब कि बहुत ज़्यादा यूवी लेस ऐसी जगह काम कर रहा था जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल था, या बहुत ज़्यादा एक्सरे के एक्सपोजर में आ रहा था, बहुत ज़्यादा यूवी लेस के एक्सपोजर में आ रहा था, तो म्यूटेशन हो गया। तो लोग जो बोलते हैं कि ओजोन लेयर हमें यूवी लेस से बचाती है, और यूवी रेज़ क्या करेंगी? हमारी बॉडी में कैंसर, स्किन कैंसर कर देती है। तो वो इसी कारणवश यूवी रेज़ से क्या हो जाता है? म्यूटेशन हो जाता है। अब जैसे अल्लाह तो बोलते हैं जो माइक्रोवेव है उसे भी यूज़ नहीं करना चाहिए। घरों में आजकल माइक्रोवेव इतना ज़्यादा यूज़ होने लगा है, और वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि माइक्रोवेव के कांटेक्ट में जो आया हुआ फूड है वो भी ना किसी लोग में तो हार्म करेगा ही,
क्या पता वो ही म्यूटेशन कॉज कर दे और कैंसिल हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो इसी कारणवश पैथोजेनेसिस होता है। क्या हुआ कि नॉर्मल सेल के बाद कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी थी, 3 जीन के द्वारा कंट्रोल की जाती थी, तीनों में से किसी एक में भी म्यूटेशन हुआ तो प्रॉपर्टी लॉस हो गई, अनकंट्रोल डिवीजन हुआ, ट्यूमर कॉज हुआ, मतलब कैंसर। बस इतनी सा है बात। तो नॉर्मल सेल के एग्जिबिट करते हैं प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है? इसका मतलब होता है कि वो लुक जाते हैं ग्लो करना, डिवाइड करना, जैसे ही वो कांटेक्ट में आते हैं। किसके कांटेक्ट में आते हैं? नेबलिन सेल के। ठीक है, तो नॉर्मल सेल के पास कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी रहेगी, पर कैंसलर सेल के पास बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब व्हेन दी सेल लूज दिस प्रॉपर्टी दे कंटिन्यू टू डिवाइड इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर रिजल्टिंग इन कैंसर। मतलब कि अनकंट्रोल मैनर में डिवाइड करने लग जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। जिसके कारण क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की, ये क्रिटिकल बैलेंस, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, हल्की सी भी चूक नहीं हो सकती, ऐसे बैलेंस, ऐसे तो उसमें चलता है कोऑर्डिनेशन में कि कितने जीन में? 3 जीन के बीच में। और ये जो जीन लेती है ये असल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन किसे कंट्रोल कर रहा है? सेल को ज़्यादा ग्लो या डिवाइड नहीं होने दे रहा। तो ये 3 जीन भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगी? ताकि सेल ग्रोथ और डिवीजन ज़्यादा ना हो जाए। मतलब ये जो जीन से ये रिस्पॉन्सिबल हैं कंट्रोल्ड सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, एक सीमा तक ही सेल ग्लो करे या डिवाइड करे। एनी म्यूटेशन इन दीज जीन्स इंटरफेयर्स विद देयर नॉर्मल फंक्शनिंग। कोई सा भी म्यूटेशन जो इन जीन में होता है वो इनकी नॉर्मल फंक्शनिंग पे इफेक्ट डालता है, जिसके कारण ट्यूमर हो जाता है, एट दी एंड कैंसर हो जाता है। अब ये जो 3 जीन है इनमें आता है पहला प्लोटो ऑन्कोजीन्स। प्लोटो ऑन्कोजीन्स या सेल्यूलर ऑन्कोजेंस या ऑन्कोजीन्स, जिसे सी ऑन्कोजीन्स भी लिखा जाता है। ये जो जीन रहता है ये कंट्रोल सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ये कंट्रोल सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है कि सेल को पता लगे कि मुझे एक से दो ही सेल बनानी या दो से चार, यानी एट दी एंड मुझे 4 बनाने, 8 बनाने, तो एक फिक्स लाइफ। ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें जब वो हो जाएगा, क्या म्यूटेशन हो जाएगा, तो सेल को पता ही नहीं लगेगा कि कितने बनाने हैं, कितने सेल्स मुझे बनाने हैं। तो वो कितने भी बहुत, मतलब कि अजीब प्रकार से कितने भी सेल्स बनाने लग जाएगा। तो ये मान लेते हैं ये एक प्रोटो ऑन्टोजीन था नॉर्मल। अब इसमें क्या हुआ? यूवी लेस आई। इसमें क्या हुआ? यूवी लेस आई या कुछ एजेंट्स आए जो तो क्या कॉज कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं? कैंसर कॉज कर रहे हैं। और इन एजेंट्स को क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेन। यूवी लेस भी क्या है? एजेंट है जो क्या कॉज कर रही है? कैंसर। इस तो उसे भी क्या बोलेंगे? कार्सिनोजेन। तो ये नॉर्मल सेल था, इसके पास एक नॉर्मल प्रोटोऑन्टोजीन था। अब इसमें क्या हुआ? ये देखो म्यूटेशन हो गया। तो अब ये क्या होगा? ये जो ऑन्कोजीन है ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। और क्या करेगा? मतलब कि कैंसलर सेल, कैंसलर सेल बन जाएगा। अब क्या होता है? प्लोटो मतलब इनएक्टिवेटेड यूज होता है हर बहुत जगह। मतलब प्लोटो जो है, जैसे इंसुलिन में भी अलग प्लो इंसुलिन बोलते हैं या कहीं पे भी प्लोटो बोलते हैं, तो कई बार वहाँ पे वो इनएक्टिवेटेड स्टेज को दिखाने में मदद करता है। तो ये जो जीन है ये जनरली अनएक्टिवेटेड रहता है। किसी म्यूटेशन के कारण ये अगर एक्टिवेट हो गया तो ये क्या करता है? सेल को फिर ये याद नहीं रहता कि मुझे 4 ही बनाने हैं, 8 ही बनाने हैं, फिर वो अनकंट्रोल बनाने लग जाता है। जो दूसरा जीन है इसमें वो है ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन। अब ये तो है कि सेल को पता है कि उसे कितना बनाना है, पर क्या जरूरी है सेल उसे फॉलो करे? हाँ, फॉलो करेगा, पर उसके ऊपर एक चेक लगता है। उसके ऊपर एक चेक लगता है, वो है ट्यूमर सप्रेसर जीन। नाम से ही पता चल रहा है ये ट्यूमर बनने से सप्रेस कर रहा है। सेल के ऊपर चेक लग रहा है कि सेल कितना डिवाइड कर रहा है एक दिए गए समय में। एक दिए गए समय में उसे डिवाइड करना है, तो वो कितना डिवाइड कर रहा है उसके ऊपर वो लगता है क्या? चेक लगता है। उसके ऊपर क्या लगता है? चेक लगता है। अब एपोप्टोटिक जीन है, ये तीसरा जीन होता है।
ये क्या करता है, एक प्रोग्राम सेल डेथ करता है ओल्ड या डैमेज सेल का। मैंने अभी बोला कि डैमेज सेल या ओल्ड सेल को एलिमिनेट करना रहता है बॉडी से, तो वो बॉडी में नुकसान ही करेंगे। तो उस एलिमिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, यही एपोथेटिक जीन। तो अब क्या होता है, ये एक नॉर्मल सेल है, तो जब इसके ऊपर वो आएगा, क्या कहते हैं, एपोथेसिस होगा, इसके एपोथोसिस जो होगा, एपोथोसिस, उसमें ये क्या करेगा, सेल का लाइसिस हो जाएगा, सेल ब्रेक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, सेल ब्रेक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अगर ये सेल ब्रेक या खत्म नहीं हुआ, तो क्या करेगा, ये आगे डिवाइड करते रहेगा, ट्यूमर बना लेगा। तो ये तीनों जीन में से किसी में भी अगर वो हो गया, क्या बता देते हैं, म्यूटेशन, या किसी में, तीनों में क्या, यानी तीनों में से किसी एक में, क्या तीनों में ही हो गया, या तीनों में से किसी दो में भी हो गया, तो क्या हो जाएगा, ट्यूमर हो जाएगा। पर फिर ये चीज आएगा कि ट्यूमर कितने समय में हो रहा है। अगर किसी एक में हुआ, तो क्या पता तीनों में से पहले वाले में प्रोटोन को जीन को किसी हद तक ट्यूमर सप्लाई, अगर प्रोटोन एक्टिवेट हो भी गया, तो ट्यूमर सप्लेशर उसे कुछ हद तक तो कम करेगा, क्योंकि वो सिर्फ ये बता रहे थे सेल को अनलिमिटेड डिवाइड करना है, और ट्यूमर सप्लेशर क्या कर रहा है, सेल के ऊपर चेक रख रहा है कि इतने समय में इतना ही डिवाइड करना है, ज़्यादा नहीं, तो थोड़ा सा तो कम करेगा। पर क्या पता ट्यूमर सप्लेशर भी उसके साथ म्यूटेट कर जाए, और एपोथेटिक भी। तो समय जो जिसमें ट्यूमर हो रहा है वो अलग अलग हो सकता है, इस बात पे डिपेंड करके कि तीनों हुए हैं म्यूटेट, या तीनों में से कोई एक हुआ है, या तीनों में से दो हुआ है। ठीक है, तो ट्यूमर का समय अलग अलग हो सकता है, पर ट्यूमर होएगा ये पक्का है। ठीक है, अब क्या होगा कि चलो मान लेते हैं तीनों में से कोई एक भी म्यूटेट हो गया, तो समय तो है ट्यूमर बनने में, पर वो इंसान उससे पहले ही मर गया, कोई वो इंसान उससे पहले ही मर गया। तो क्या होता है, क्या होता है कि उसमें तो ट्यूमर बना ही नहीं, मतलब कि कैंसर हुआ ही नहीं उसमें, ये लगता है। तो इसीलिए ये भी बोला जाता है कि अगर आप किसी भी चीज़ से नहीं मरे, मतलब ना ही आप किसी डिजीज से मरे, ना ही आप ओल्ड एज से मरे, मतलब आपके अंदर एक ऐसी शक्ति आ गई कि आप तो कोई डिजीज नहीं हुई, ना आप ओल्ड एज हुए, तो आप किससे मरोगे, कैंसर से मरोगे। आप किससे मरोगे, कैंसर से आपकी मृत्यु होगी। ठीक है, तो ये जो जी एजेंट्स है, ये फैक्टर्स हैं जो म्यूटेशन या डिफेक्ट करते हैं, ये तीनों में, ये तीनों में से किसी भी जीन में करते हैं, या बता देते हैं, जिनके कारण कैंसर हो जाता है। इसे लोग बोलते हैं कार्सिनोजेन। तो कार्सिनोजेन क्या है, कोई भी फैक्टर है या कोई सा भी और एजेंट है जो को, और ये एजेंट कुछ भी हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है। ठीक है, तो ये कोई सा भी एजेंट जो इन तीनों जीन में से किसी में भी या तीनों में ही म्यूटेशन करे और कैंसर हो जाए, उसे हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेन। अब कैंसर किस टिश्यू या ऑर्गन से बना है, उस आधार पे जो वो है, कैंसर दो प्रकार के हो जाते हैं, कार्सिनोमा और सार्कोमा। कार्सिनोमा क्या होता है, बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ जो में होने वाला जो कैंसर है, वो हो सकता है कार्सिनोमा। और सार्कोमा क्या हो सकता है, सार्कोमा हो सकता है मीजोदम, यानी बताते थे जो मीजोदम वाली लेयर से जो चीजें ओरिजिनेट होती है, उनके कारण होने वाला जो वो है कैंसर, वो हो सकता है, वो होता है सार्कोमा। ठीक है, जैसे मीजोदम अगर कोई इसी टिश्यू को ओरिजिनेट की, तो ये टिश्यू किससे ओरिजिनेट हुआ है, मीजोदम से। अब इसके कारण जो होने वाला कैंसर है वो सार्कोमा है। अब एपिथेलियल एपिथेलियल लाइनिंग के कारण जो होने वाला जो कैंसर है वो होता है यानी कार्सिनोमा, वो होता है कार्सिनोमा। अब एपिथेलियल लाइनिंग हमारी बॉडी के बाहर भी होती है, अंदर भी होती है, बीच में भी होती है। दूसरी बात कि एपिथेलियल जो टिश्यू है वो तीनों जम लेयर, एक्टोदर्म, मेसोदर्म और एंडोडर्म, तीनों से ओरिजिनेट होता है। एक्टोदर्म, मेसोदर्म और एंडोडर्म तीनों से ओरिजिनेट हुआ रहता है। ठीक है, वो तीनों से ओरिजिनेट हुआ रहता है, मतलब ऐसा कोई सा भी कैंसर
जो उस चीज से होल है जो तीनों से ओरिजिनेट हुई, जैसे एपिथेलियल टिश्यू या ग्लैंड्स, ये तीनों से ओरिजिनेट होते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जिस जो तीनों से ओरिजिनेट हो रही है, एक्टोदर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, उनके कारण उनमें होने वाला कैंसर जो है वो कार्सिनोमा हो सकता है। अब एक बात ये याद रखनी है कि किसमें ओरिजिन हो रहा है, कैंसर की शुरुआत किस टिश्यू से हो रही है, वो फिर बाद में किसी में भी फैल जाए वो अलग बात है, पर ओरिजिन किस में हो रहा है। अगर कैंसर होने की शुरुआत उस चीज से हो रही है, एपिथेलियल टिश्यू से तो वो होता है कार्सिनोमा। अगर वो किससे हो रही है, मीजोदर्म वाले ऐसे टिश्यू से या कनेक्टिव टिश्यू से, मतलब जो मीजोदर्मल ओरिजिन का होता है, अगर उससे हो रही है तो वो हो जाता है सार्कोमा। तो कार्सिनोमा क्या होता है, कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या है, तीनों जर्म लेयर से ओरिजिनेट होते हैं, एक्टोदर्म, मेसोदर्म और एंडोडर्म। ठीक है। अब ये मोस्ट कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन काल्सी यानी बता देते हैं कैंसर है। मोस्ट कॉमन कैंसर है, मतलब कैंसर अगर 1000 हैं तो उनमें से 85 से ज़्यादा कैंसर तो यही होते हैं। जिसका एग्जांपल है गैस्ट्रिक कैंसर। गैस्ट्रिक कैंसर क्या है, यानी गैस्ट्रिक कार्सिनोमा मतलब स्टमक में होने वाला कैंसर, यानी स्टमक की एपिथेलियल लाइनिंग, या तो स्टमक के बाहर की या स्टमक के अंदर की जो वो है, बता देते हैं एपिथेलियल के कारण होने वाली जो, या उस एपिथेलियल से ओरिजिनेट होने वाला जो कैंसर है उसे अलग बोलते हैं गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। अब लंग्स कार्सिनोमा, नाम से ही पता चल रहा है लंग्स में होने वाला कैंसर। ब्रेस्ट कार्सिनोमा मतलब ब्रेस्ट में होने वाला कैंसर। एडिनो कार्सिनोमा मतलब ग्लैंड्स में होने वाला कैंसर। अब इससे पता चलता, इससे एक क्वेश्चन आता है कि जो ग्लैंड्स है वो किससे ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, किससे ओरिजिनेट हुआ है, ग्लैंड्स बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू के ही एक वो लेते हैं, मॉडिफाइड वर्जन लेते हैं उसके। तो ग्लैंड्स भी तीनों लेयर से ओरिजिनेट होते हैं, तो उनमें भी जो कैंसर है उस वो भी कार्सिनोमा में आता है। अब मिलेनो कार्सिनोमा, ना मिलेनोकल्टी एक ही चीज़ है हमारी बॉडी में, मिलेनोसाइट मतलब स्किन के सेल्स। तो स्किन के सेल्स जो हैं वो भी एपिथेलियल टिश्यू के ही बेसिकली बने हुए हैं। तो उनमें होने वाला जो वो है कैंसर, वो होता है मिलेनो कार्सिनोमा, या मिलेनोनोमा भी बोल सकते हैं। अब सार्कोमा क्या है, कैंसर जो कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन क्या लेता है, मीजोडर्मल। क्या लेता है ओरिजिन, मीजोडर्मल। ये अबाउट 1% ऑफ ट्यूमर लेते हैं, अबाउट 1%। यहाँ पे लिखा है अबव 85 और यहाँ पे अबाउट 1%, तो कोई वो नहीं है, यहाँ पे बोला है 85 से ज़्यादा और यहाँ पे बोला है करीब करीब एक। तो हो सकता है 85 से ज़्यादा तो 99 भी होता है। ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल है ऑस्टियोकार्स यानी ऑस्टियोसार्कोमा। ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा क्या है, बोन का कैंसर, बोन का कैंसर। और मायोसार्कोमा क्या है, मसल्स का कैंसर। मायोसार्कोमा क्या है, मसल्स का कैंसर। ठीक है। और लिम्फ सार्कोमा क्या है, लिम्फ में होने वाला, लिम्फ वेसल्स या लिम्फ नोड्स में होने वाला जो कैंसर है वो लिम्फ सार्कोमा है। ल्यूकेमिया क्या है, ब्लड कैंसर। ये क्या है, ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर। अब आगे चलते हैं। अब आता है कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, वो एजेंट जिनके कारण जो कैंसर होता है, या उन तीनों जीन, प्रोटोऑन्कोजीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन या एपोप्टोटिक जीन में वो होता है, बताते हैं म्यूटेशन होता है, और जिसके कारण कैंसर होता है, वो हर एक चीज़ क्या होती है, कार्सिनोजेन होती है। मतलब ऐसी कोई सी भी एजेंट जो ट्रांसफॉर्म कर दे नॉर्मल सेल को कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल में, चाहे ये एजेंट फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। तो उस एजेंट को क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेन। अब कार्सिनोजेन में आता है पहला, कार्सिनोजेन में पहला आता है, वो आता है रेडिएशन, रेडिएशन, रेडिएशन।
जैसे कुछ रेडिएशन तो होते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन मतलब कि मैं उसे यहाँ से गैस से पास कर रहा हूँ तो वो गैस को आयोनाइज मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, वो रेडिएशंस होते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिसका एग्जांपल है एक्सरे और गामा रे। इसीलिए तो बोलते हैं एक्सरे ज़्यादा नहीं करवानी चाहिए, इसीलिए ज़्यादा नहीं करवानी चाहिए, ठीक है। अब और जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं मतलब कि अगर मैं उसे यहाँ पे गैस से निकालूं तो वो उस गैस को आयोनाइज नहीं कर पाएंगे, वो कहलाते हैं यूवी, यानी वो कहलाते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। और उसका एग्जांपल क्या है, यूवी रेस जो सन से आती है या लैंप में रहती है कुछ यूवी, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो रेडिएशन से हर एक रेडिएशन से यानी आप एक बार एक्सरे करवाए, 2 बार करवाए, 3 बार करवाए तो उससे म्यूटेशन हो या और कैंसर हो। पर अगर हो गया तो कैंसर होता है, मतलब ये म्यूटेशन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप में करें, ये दूसरे में कर सकते हैं। अब ये है कि देयर इज़ 5 टाइम्स मोर इंसिडेंस ऑफ ल्यूकेमिया इन हिरोशिमा एंड नागासाकी ड्यू टू द रेडिएशन ऑफ न्यूक्लियर बॉम्बिंग। जो वहाँ पे फैट बॉय गिलाया गया था अमेरिका के द्वारा, उसके आज भी इफेक्ट दिख रहे हैं। अभी भी वहाँ पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा है और उस रेडिएशन के कारण जो अगर इन हिरोशिमा और नागासाकी में 5 गुना ज़्यादा ब्लड कैंसर के वो दिखते हैं, बताते थे केसेस, अभी भी वहाँ पे कंटिन्यू दिख ही रहे हैं। तो एक बार बॉम्ब गिरा, फैट बॉय जो बॉम्ब था नाम, वो एक बार में गिरा तो उससे क्या हुआ, एक ही बार में बहुत ज़्यादा बड़ा म्यूटेशन हुआ, मतलब सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन हुआ। तो मैं इसका भी एग्जांपल इवोल्यूशन में देख के क्या बोल सकता हूँ, सॉल्टेशन, पर आएगा नहीं, पर एक समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेडिएशन के कारण सॉल्टेशन हुआ और उससे क्या हुआ, ब्लड कैंसर के केसेस बढ़ गए यहाँ पे, ठीक है। अब आता है फिजिकल कार्सिनोजन। फिजिकल कार्सिनोजन मतलब एक ऐसी कोई सी भी चीज जिसे हम लोग इंजेस्ट करें, या ऐसी कोई भी चीज जिससे हम लोग तो फिजिकली वो हो रहा हो कैंसर, मतलब उसके फिजिकल एक्शंस के कारण हम लोग तो कैंसर हो रहा हो। जैसे टोबैको, बीटल नट जो के च्युइंग, मतलब उन्हें चबाने से क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। अब उन अब एक बात ये आती है कि कई जन तो सुपारी भी खाते रहते हैं, उन्हें क्यों नहीं होता कैंसर, और ये टोबैको भी तो उसी सुपारी से ही डिराइव्ड है, तो उन्हें क्यों हो जाता है कैंसर। इसलिए होता है क्योंकि टोबैको या बीटल नट जो वो रहता है उसमें ग्लास के पीसेस रहते हैं। पहली बात, ग्लास जो ग्लास रहता है, कांच, उसका भूला रहता है, प्लस जो टोबैको है वो अंदर हमारे ओरल माउथ या टंग को दलाई कर देता है। तो और वो जो ग्लास है उनके भूले से क्या होता है, कंटिन्यू स्क्रैच लगता रहता है, और उसी से उसी ये दादे थे ये टोबैको च्यूअर्स या जो ये सब खाते हैं, इसी कारणवश उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि कट लगता रहता है। पर वो ये नहीं समझते, ये कट अगर मैं कहीं पे लगातार कट मारते जाऊं तो वहां पे अगर वो आसपास के सेल को लगेगा कि हाँ मुझे डिवाइड करके इस कट को भरना है, शरीर अपने आप तो रिपेयर करेगी। तो अगर एक जगह बार बार कट लगेगा तो वहां की सेल्स को क्या लगेगा कि हमें डिवाइड ही करते रहना है, तो गलती से वहां पे क्या होगा कि वहाँ के सेल्स भूल जाएंगे कि उन्हें रुकना भी है और कंटिन्यू डिवाइड करते जाएंगे और ट्यूमर बना लेंगे और हो जाएगा कैंसर। मतलब मतलब क्या हुआ कि जो हमारा टोबैको क्या किया, हमारी टंग को लफ बना दिया, या हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसे लफ बना दिया उसकी एपिथेलियल टिश्यू के कारण। अब उसमें कट लगा तो उसमें क्या हो जाता है, अल्सर्स हो जाता है, छाले पड़ जाते हैं, अल्सर्स हो जाता है, ये छाले पड़, अल्सर्स मतलब छाले पड़ जाते हैं। तो अब क्या होता है, उसे रिपेयर करने से सेल जो है आसपास के डिवाइड करते हैं, तो कंटिन्यू वही प्रोसेस होने के कारण आसपास के सेल भूल जाते हैं कि डिवीजन उन्हें किसी हद तक रोकना भी, और वो कंटिन्यू डिवाइड करते जाते हैं। तो क्या होता है, ट्यूमर बन जाता है, और वही ट्यूमर क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है, ठीक है। या जैक डियर शार्प टीथ के कारण भी टंग कैंसर हो सकता है। जैक डियर शार्प टीथ के कारण क्यों,
क्योंकि वही चीज़ वो कंटिन्यू टंग में कट लगेगा तो छाले पड़ जाएँगे और सेल्स भूल जाएँगे कि उन्हें लुकना भी है और कंटिन्यू डिवाइड कर जाएँगे। जो कंगली है, जो कश्मीरी लोगों के जो कश्मीर है इंडिया का पार्ट, जो स्टेट है कश्मीर इंडिया का, उसमें एक उस वहाँ के लोकल लोग कंगली यूज़ करते हैं। और इसके कारण क्या होता है, स्किन कैंसर हो सकता है, होता है, बहुत ज़्यादा केस देखा जाता है। ठंडियों में यूज़ किया जाता है ये कंघी, और इसके कारण जो स्किन कैंसर होता है वो उसे हम लोग कंघी कैंसर भी बोलते हैं। ठीक है। अब आता है केमिकल और कार्सिनोजन। कुछ केमिकल भी कार्सिनोजन कॉज करते हैं, जैसे केमिकल जो टोबैको या बीटल में लेते हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि वो बार-बार कट लगल है उसी के कारण हो। केमिकल्स के कारण भी हो सकता है। तो जो केमिकल्स लेते हैं टोबैको या बीटल में, उनके कारण भी ओरल कैंसर हो जाता है। जैसे टोबैको के स्मोक में पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन रहता है, बेंजोपाइलिन, या ताते थे कुछ और कार्सिनोजन लेते हैं जैसे एन नाइट्रो डाइमिथाइल अमीन। इनके कारण क्या होता है, ओरल कैंसर होता है। ये उन 3 जीन की के काम को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिनके कारण कैंसर हो जाता है, ओरल कैंसर हो सकता है। मतलब जहाँ पे भी ये केमिकल पहुँचेंगे, अब टोबैको को या तो चबाएगा, ये स्मोक करेगा, तो ओरल कैंसर होगा, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कैंसर होगा, मतलब लैरिंक्स में कैंसर होगा या लंग्स में कैंसर होगा। ठीक है। अब आता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी, कि हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, सेल को सिग्नल सही से नहीं पहुंचे, वो 3 जीन्स अपना सही से प्रोटीन नहीं बना पाए, तो उसके कारण भी कैंसर हो सकता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ईस्ट्रोजन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसके कारण ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है। अब डाई वर्कर्स जो रहते हैं, जो डाई की कंपनी में या फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वो इतने ज़्यादा केमिकल से एक्सपोज रहते हैं कि उनके यूरिनरी ब्लेडर में कैंसर हो सकता है। ठीक है। अब ब्रेस्ट कैंसर जो रहता है वो फीमेल्स में ज़्यादा रहता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन ओव्यूलेशन के समय, ओव्यूलेटिव फेज में ईस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर एक सीमा के बाहर बढ़ गया तो ब्रेस्ट कैंसर होने का चांसेस रहता है। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे तो पता चल गया कि फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये सर्वाइकल कैंसर। तो ये मेल में क्या हो सकता है? मेल में या तो यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है, या प्रोस्टेट ग्लैंड में बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है। ठीक है। अब आता है बायोलॉजिकल कार्सिनोजन। ऐसे कुछ बायोलॉजिकल एजेंट जो कार्सिनोजन कॉज करते हैं। मैनी वायरसेस हैव द कैंसर कॉजिंग पोटेंशियल। कुछ वायरसेस के पास कैंसर कॉजिंग पोटेंशियल रहता है, मतलब ये उन तीनों जीन में से किसी एक जीन को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर सकते हैं, वहाँ पे अपना जीन जोड़ सकते हैं। तो क्या पता कोई जीन इनका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। या कुछ वायरस हो सकते हैं जिनके पास खुद का ऑन्कोजीन हो, मतलब वो खुद से एक्टिवेटेड जीन लाए हो अपने डीएनए में, और उसे हमारे सेल्स में छोड़ दिए तो हमारे सेल्स में एक्टिवेटेड ऑन्कोजेन आया, तो वो हमारा सेल्स अजीब तरीके से डिवाइड करने लगा। ठीक है, वायरल ऑन्कोजेन जीन हम बोल सकते हैं। तो कुछ कॉमन ऑन्कोजेनिक वायरस, मतलब ऐसे वायरस जिनके पास खुद का ऑन्कोजेनिक जीन है, ठीक है, वो हैं हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी, जो लिवर कैंसर कॉज कर सकते हैं। ह्यूमन पेपिलोना वायरस, जो सर्विक्स या वेजाइना कैंसर कॉज कर सकते हैं। एपेस्टीन बार वायरस, जो बुल्किस लिम्फोमा कॉज कर सकता है, मतलब लिम्फ नोड्स में कैंसर कॉज कर सकता है। ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस, जो ल्यूकेमिया कॉज कर सकता है। ठीक है। तो इसे याद करने की तो वैसे ज़रूरत नहीं है। अब आ जाता है कि कैंसर, ये पता चल गया कि कैंसर किस कारणवश होता है, कैसे होता है। तो अब उसे डिटेक्ट कैसे करें या उसे डायग्नोस कैसे करें? तो ये एक बात है कि कैंसर स्टेजेस में होता है कि अगर बॉडी में बढ़ रहा है तो टी सेल पहले थोड़े से होंगे डिवाइड किए हुए, फिर बाद में ज़्यादा होंगे। तो अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट हो जाता है तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि ट्रीटमेंट आसानी से हो सकता है उस समय। ठीक है, उस समय क्योर भी हो सकता है इंसान।
पर क्या होता है कई बार अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट तो हो गया और क्या कहते हैं वो ठीक भी हो गया इंसान तो सर्जरी वर्जरी से चलो रिमूव कर दिए या कुछ और चीज़ से ठीक कर दिए, पर क्या होता है शरीर के किसी कोने में या तो कोई और सेल, क्योंकि एक बार तो किसी सेल में म्यूटेट हो गया जीन, किसी सेल में तो खराब हो गया जीन, मतलब उसकी बॉडी में किसी और सेल में भी हो सकता है। तो क्या पता कोई और सेल अचानक से म्यूटेट कर जाए और उसके बाद कॉन्टैक्ट इनिबिशन गायब हो जाए, या तो उस ट्यूमर का कोई एक सेल कहीं या तो उसी जगह या बॉडी में कहीं और छुप गया हो और अब वो सामने आ रहा हो, तो ऐसे ही वापस से आ जाता है कैंसर। ये बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस रहते हैं जिसे एक बार कैंसर हो चुका है। ठीक है, तो जो अर्ली डिटेक्शन है कैंसर का वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर अर्ली डिटेक्ट नहीं किया गया तो उसके तो लेटल स्टेजेस ऑफ लाइफ में डेथ निश्चित है ही, निश्चित है ही, कुछ भी कर लो डेथ निश्चित है। आप सिर्फ दवाइयों या किसी चीज़ के थ्रू उसकी लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हो ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, अब आता है टेक्निक जिसे कैंसर को डायग्नोसिस किया जा सकता है। एक आता है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या करते हैं, जो सस्पेक्टेड टिश्यू है, मान लो तो लगल है, यहाँ पे मान लो तो लगल है कि मांस यहाँ पे इतना मांस नहीं होना था, प्लीज यहाँ कैसे आ गया, तो क्या करेंगे, हम लोग उस सस्पेक्टेड टिश्यू का एक छोटा सा भाग काट के निकाल लेंगे। ठीक है, उसे स्टेन कर देंगे और उसे लैब में क्या करेंगे, हिस्टोपैथोलॉजी, मतलब लैब में टिश्यू की स्टडी करना हिस्टोपैथोलॉजी कहलाता है, और उस एक्सपेरिमेंट करना हिस्टोपैथोलॉजिकल कहलाता है। एग्जामिनेशन करेंगे उसका माइक्रोस्कोप के अंदर, उसे न्यूट्रिटिव मीडियम देंगे। ठीक है, तो वो अगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल डिवीजन कर गया, मतलब कि वहाँ पे ट्यूमर है, जैसे पैप स्मीयर, पैप स्मीयर क्या होता है, सर्वाइकल सर्विक्स के सेल्स, सर्विक्स के जो टिश्यूज हैं उनसे सर्विक्स के वो निकाल लिए जाते हैं सेल्स, जो सर्वाइकल फ्लूइड है। ठीक है, सर्वाइकल फ्लूइड में सर्विक्स के वो लेंगे सेल्स, ये सर्विक्स के टिश्यू से निकाल लिए जाते हैं और उनका स्लाइड बना लिया जाता है, ताकि हम लोग डिटेक्ट कर पाए कहीं सर्विक्स या सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है। एक्सरे या सीटी स्कैन, एक्सरे या सीटी स्कैन से क्या होता है, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर बन जाता है, क्या कहते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर बन जाते हैं हमारी बॉडी के, जिससे क्या होता है अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा मास ऑफ सेल है, बहुत ज़्यादा मास ऑफ सेल है तो वो हमें दिख जाए। ठीक है, तो इसीलिए एक्सरे या सीटी स्कैन या एमआरआई करवाते हैं। एक्सरे में तो ऐसे 2D वो बनता है। ठीक है, और जो सीटी स्कैन है उसमें 3D व्यू आ जाता है, मतलब ये ऐसा सीट रहता है, उसमें अलग अलग बॉक्सेस रहते हैं और अलग अलग साइज से क्या रहता है, एक्सरे ही रहता है, पर अलग अलग साइज से जब एक बार में आता है तो वो सीटी स्कैन होता है। और एमआरआई क्या है, बताते थे, मैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो ये इमेजिंग बनती है वो कहलाती है एमआरआई। ठीक है, जो ये इमेजिंग टेक्निक्स है, मतलब हमारे बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की इमेज बनाते, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर तक, अब ऐसा थोड़ी है कि हम बायोप्सी में हर एक जगह के टिश्यू निकाल के देख सकते हैं, हर एक जगह का टिश्यू निकाल के देखना पॉसिबल नहीं है। तो एमआरआई ये बहुत ज़्यादा यानी एमआरआई, सीटी स्कैन या एक्सरे ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, जो हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कैंसर्स के इंटरनल ऑर्गन से। एक्सरे जो है वो डिटेक्ट कर सकता है बोन कैंसर को प्राइमरी लेवल पे, पर अगर बहुत यानी लेटर स्टेज में डिटेक्ट करना इसके लिए मुश्किल हो जाता है, और एक्सरे खुद भी तो कैंसर कॉज कर सकता है, और सीटी स्कैन भी एक्सरे का 3D इमेज है। एक्सरे को चारों पांचों तरफ से ले लो, डायरेक्शन से ले लो, तो वो सीटी स्कैन बन जाता है, वो सीटी स्कैन बन जाते हैं, मतलब ये एट दी एंड इसमें भी तो एक्सरे यूज हुई, मतलब कि ये क्या कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। पर जो एमआरआई है इसमें मैग्नेटिक वेव्स यूज होती हैं और ये क्या करते हैं, ये म्यूटेशन नहीं कॉज कर सकते, ये बॉडी तो नुकसान नहीं पहुंचाते। तो क्या होता है कि इन्हें यूज करना वो रहता है क्या, बताते थे सेफ रहता है, इसीलिए एमआरआई ज़्यादा वो रहता है क्या, यूज़फुल रहता है, ये ज़्यादा कॉमन रहता है, यूज़ किया जाता है कैंसर को डिटेक्ट करने में। इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स जो रहते हैं उनका यूज़ किया जाता है पैथोलॉजिकल चेंजेस जो हमारे
लिविंग सेल में हो लें, अगर लिविंग सेल में अजीब तरीके से अनकंट्रोल्ड वो हो रहा है तो वो उसके चेंज उसमें आने वाले चेंजेस में दिख जाएगा, अनकंट्रोल डिवीजन हो रहा है तो। अब आता है ब्लड एग्जामिनेशन, ब्लड के थ्रू। अब ब्लड के थ्रू जो वो होगा बता देते हैं एग्जामिन, वो तो ब्लड कैंसर ही हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है हर एक कैंसर ब्लड वेसल्स में दिखे। तो डन इन केसेस ऑफ ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर। फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर मार्कर्स, ट्यूमर मार्कर्स मतलब कुछ ऐसे प्रोटीन्स है, कुछ ऐसे एंटीजन है जो कुछ कैंसर्स रिलीज करते या प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जब ब्लड वेसल्स में अगर वो ताते थे प्रोटीन या एंटीजेंस प्रेजेंस है तो हम लोग तो पता चल जाएगा हाँ कि ये वाला कैंसर हुआ है। ठीक है, तो ये पहला आता है अल्फा फीटोप्रोटीन जो लिवर कैंसर के समय प्रोड्यूस होता है। तो अगर मैं ब्लड में चेक कर लूंगा अगर ये प्रेजेंट है मतलब कि वहाँ पे लिवर कैंसर हो चुका है। ये बेसिकली एंटीजेंस लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, एंटीजन लेते हैं जिनके कारण एंटीबॉडी बनती है। अब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो प्रोस्टेट कैंसर के समय बनते हैं। एल्कलाइन फॉस्फेटेस, एल्कलाइन फॉस्फेटेस जो बोन कैंसर, जी चलो मेटास्टेसिस भी बोल सकते हैं, बोन मेटास्टेसिस, क्योंकि बोन जो कैंसर है वो मैलिग्नेंट ही होता है, वो एक जगह होता है और फिर फैल जाता है। ठीक है, ये सार्कोमास है बेसिकली। ठीक है, जो ल्यूकेमिया है वो भी एक जगह होता है फिर फैल ही जाता है, तो ब्लड इधर से उधर तो लेवल कलील है। अब आता है मॉडर्न टेक्निक्स। मॉडर्न टेक्निक्स अभी रिसर्च के अंदर भी हैं और यूज भी होती हैं। अब मैंने क्या बोला, ये सब एंटीजेंस है ऊपर वाले, मतलब इनकी एंटीबॉडीज भी बन रही होगी, तो उन एंटीबॉडीज का यूज करके जो डिटेक्शन होता है, डायग्नोसिस होता है, वो मॉडर्न टेक्निक्स में आ जाता है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो रहती है मतलब कि बता देते हैं हम लोग क्या करते हैं इसमें एंटीजन जो रहता है, तो एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो बॉडी कुछ हद तक तो एंटीबॉडी बनाएगी। तो लोग क्या करते हैं अगर वो एंटीबॉडी प्रेजेंट है मतलब वो एंटीजन भी प्रेजेंट होगा, मतलब वहां पे कैंसर हुआ है, वो कैंसर वहां पे हुआ है। अब एक चीज आ जाती थी मॉडर्न टेक्निक में, हम लोग एंटीबॉडी क्यों डिटेक्ट कर ले, एंटीजन क्यों नहीं। हम लोग एंटीजन भी डिटेक्ट कर सकते हैं पर एंटीबॉडी डिटेक्ट करने का ये फायदा होता है कि हम लोग तो पता चल जाता है वो एंटीबॉडी है, तो हम लोग तो जरूरी नहीं है कि हल्क का एंटीबॉडी बना पाए। तो एंटीबॉडी अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, उस एंटीबॉडी को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर लेंगे, मास प्रोड्यूस करेंगे और वापस इन्फेक्टेड पर्सन में डाल देंगे ताकि कुछ हद तक तो लड़ने में मदद करे। ठीक है, तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में क्या होता है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो रहती हैं कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन मतलब एक एंटीजन, एक प्रकार का एंटीजन एक ही प्रकार के कैंसर के समय प्रोड्यूस होता है। ये काम आती हैं डिटेक्शन में उन सर्टेन कैंसर के, क्योंकि एक एंटीजन अगर एक एंटीजन एक ही प्रकार की कैंसर के समय प्रोड्यूस होता है तो मैं क्या कर लूंगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इसीलिए तो इसे मोनो बोला है, तो ये एक ही प्रकार के एंटीजन से जुड़ती है। एक प्रकार का एंटीबॉडी एक ही प्रकार के एंटीजन से जुड़ेगा जो एक ही प्रकार के कैंसर के समय प्रोड्यूस होता है। मतलब अगर ये कहीं पे जाके किसी एंटीजन से जुड़ रही है मतलब कि वो कैंसर हो सकता है या हुआ है बॉडी में। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक मतलब इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का यूज किया जाता है एक जीन्स में, जीन्स में को डिटेक्ट करने थे, मतलब कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसमें सीधा जीन्स में देख ले रहे हैं, जीन्स में चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जीन्स में कोई तो वो तो नहीं हुआ है, बताते थे डिफेक्ट, जीन्स में कोई म्यूटेशन तो नहीं हुआ है जिससे कैंसर हो सके। अब ये प्री डिस्पोज कैसे कर देता है, क्योंकि अभी कैंसर दिखा नहीं है, हुआ नहीं है, पर अल्लो पहले ही डिटेक्ट कर लिए थी, जीन में तो म्यूटेशन है, मतलब अल्लो पहले से क्या लेते चलेंगे, पहले से प्रिकॉशन लेते चलेंगे। अब ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ये वहाँ पे ज़्यादा यूज होती है जहाँ पे हेरिडिटी कैंसर की बात आ जाती है। जैसे बहुत से जरूरी नहीं है हर एक कैंसर हेरिडिटी हो, पर बहुत से हैं जैसे जो हेरिडिटी ब्लेस्ट कैंसर रहता है, वहाँ पे क्या होता है ब्लेस्ट के जो सेल्स लेते हैं उनके जीन ऑलरेडी में होते मिलते हैं। ठीक है, तो जीन को अगर किसी फीमेल में ब्लेस्ट कैंसर है तो उसके बच्चे में चेक कर लेंगे। ठीक है, तो जीन म्यूटेट तो नहीं हुआ है।
अगर म्यूटेशन हुआ है तो प्रिकॉशन ले लिए जाएंगे बच्चों में। अगर वो नहीं हुआ है म्यूटेशन, मतलब कि बच्चे वेल एंड गुड हैं, उन्हें जीने दो जैसे जी लें। ठीक है। अब दूसरी बात ये याद रखनी थी, ब्लड एग्जामिनेशन और ये मॉडर्न टेक्निक है, ये इनकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि ये उस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं कि कैंसर के समय जो एंटीजन प्रोड्यूस हुए हैं उनके खिलाफ वाले एंटीबॉडीज का यूज़ करते या उन एंटीजेंस का यूज़ करते। तो ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर एक कैंसर एंटीजन बनाए। मतलब ये जो दोनों टेक्निक हैं बायोलॉजिकल यानी मॉडर्न टेक्निक और ब्लड एग्जामिनेशन, ये तब काम नहीं आएंगी जब कैंसर वो वाला होगा जिसमें एंटीजन बनता ही नहीं है। ठीक है। अब ये था डायग्नोसिस और डिटेक्शन कि कैसे पता करें या कैसे उससे एक हद तक उसे जाने दी कौन सा कैंसर है। अब आता है बेसिकली ट्रीटमेंट कि कैसे ट्रीट करें, उसे कैसे सुधारें। पहले आ जाता है सर्जरी कि सिंपली बनिंग है तो काट के निकाल दो, काट के निकाल दो। कैंसलर सेल जो लेते हैं वो रिमूव कर लिए जाते हैं बॉडी से। दूसरा आता है रेडियोथेरेपी। इसमें रेडिएशंस का यूज़ करते, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ करके उन सेल को मार दिया जाता है, क्योंकि जो डिवाइड सेल जो लेते हैं वो सेंसिटिव लेते हैं रेडिएशन से। और जो डिवाइडिंग सेल्स हैं उनके तो बेसिकली क्या है कि ये सेल है, सेल के अंदर बहुत सा एक तो सेल मेम्ब्रेन है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो रेडिएशन यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल से पहुँचेगा, ये तब मुश्किल से पहुँचेगा जब जो जीनोम है वो हमारा साइटोप्लाज्म में ही हो, तो किधर आसानी से पहुंचेगा। इस केस में तो यहाँ पे एक ही प्रकार की मेम्ब्रेन क्लॉज करनी है, यहाँ पे दो मेम्ब्रेन क्लॉज करनी है, प्लस यहाँ पे साइटोप्लाज्म में भी अच्छा खासा कंटेंट रहेगा, यहाँ पे उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं रहेगा। तो जो सेल्स जो जिनमें क्रोमोसोम बहुत समय साइटोप्लाज्म में रहता है, तो उनमें रेडिएशन आसानी से इफेक्ट कर सकती है। मतलब और ऐसा ऐसा सेल जिसमें जो क्रोमोसोम है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो, तो वहाँ पे ज़्यादा आसानी से इफेक्ट करेगी रेडिएशन। मतलब बॉडी में ऐसा कौन सा सेल्स है जो इसमें क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ऑब्वियस सी बात है, जो बहुत ज़्यादा डिवाइड कर लें सेल्स, उन्हीं में तो सेल बता देते हैं। अ, हाँ, जब सेल अलग अलग होने लेते हैं तो जो क्रोमोसोम तो अलग अलग करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग अलग हो जाती है, और जो क्रोमोसोम लेते हैं वो साइटोप्लाज्म में लेते हैं। मतलब कि जो डिवाइडिंग सेल्स हैं वो नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में हाईली सेंसिटिव लेंगे रेडिएशन से। मतलब उनमें रेडिएशन से डैमेज ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर मैं रेडिएशन बहुत कम अमाउंट में मारूंगा एक जगह, तो वहाँ पे नॉर्मल सेल्स को नुकसान होने की चांसेस बहुत कम रहेंगी। पर जो हाईली डिवाइडिंग सेल मतलब कैंसलर सेल हैं, उनमें डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि उनके साइटोप्लाज्म में ही क्या पता क्रोमोसोम हो उस समय। ठीक है। तो इसमें जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं कॉमनली, उनके कुछ एग्जांपल हैं। कोबाल्ट का एक आइसोटोप है कोबाल्ट 60, और एक आयोडीन का आइसोटोप है आयोडीन 131। और भी कुछ है एसेटा। कीमोथेरेपी में क्या होता है, हम लोग केमिकल का यूज़ करते हैं। जो हम लोग ने वहाँ पे पढ़ा था ना एपोथेटिक, उसमें क्या हो रहा था, एक नॉर्मल सेल का एपोथेसिस हो जाता था, मतलब उसे मार दे लेते, उसके सेल ऑर्गेनल्स को बाहर निकाल दे लेते, सेल लाइसिस हो जाता था, पूरा साइटोप्लाज्म को बाहर निकाल दे लेते। ठीक है। तो वैसे ही बहुत से एंटी कैंसरस ड्रग्स लेते हैं, वो कैंसर सेल के ऊपर काम करते हैं और उसका एपोथेसिस करवा देते हैं। उसके पूरे ऑर्गेनल्स लूज हो जाते हैं, पूरा साइटोप्लाज्म लूज हो जाता है, मर जाता है सेल। ठीक है। तो ये जो ये जो मैनी एंटी कैंसरस ड्रग्स आर आल्सो यूज टू ट्रीट कैंसर, इसमें आता है वो ड्रग जो इनिबिट कर देते हैं डीएनए सिंथेसिस। अब डीएनए सिंथेसिस तो इनिबिट कैसे किए, साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म को पूरे सेल के बाहर नहीं निकाल दिए, तो डीएनए सिंथेसिस में तो चाहिए ना, बता देते हैं डीएनए एप्लीकेशन के समय जो प्रोटीन वोटीन आके जुड़ने वो तो बाहर ही रहेंगे, ऐसे तो लिए न्यूक्लियस में ही हर समय प्रेजेंट है।
तो डीएनए सिंथेसिस को रोक देते हैं कैंसरस सेल में, या उनके प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं, उनके डिवीजन को। ठीक है, ड्रग जो है वो शो करते हैं वेरियस साइड इफेक्ट, जैसे हेयर लॉस या एनीमिया हो जाता है, हेयर लॉस हो सकता है, या खून की कमी हो सकती है। अब ये जो रेडियोथेरेपी है और कीमोथेरेपी है, ये तो सेल्स के ऊपर अटैक कर लें, तो ये क्या पता हमारी नॉर्मल सेल्स के ऊपर भी अटैक कर जाएं कुछ हद तक। मतलब इनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, प्लस ये हमारी नॉर्मल सेल को भी इफेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि इनका जो है ये बॉडी को हार्म भी पहुंचा ले, प्लस एक तरह से रक्षा भी कर लें या मदद भी कर लें हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द कैंसर है वो कॉम्बिनेशन थेरेपी मतलब रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी को एक साथ दिया जाता है, कि कुछ समय के लिए रेडियोथेरेपी, फिर कीमो, फिर रेडियो, फिर कीमो, ऐसे करके दिया जाता है। क्योंकि अगर लगातार रेडियो देते रहेंगे तो रेडिएशन का असर उसके नॉर्मल सेल्स में भी पड़ने लग जाएगा। अब आता है एक इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है बेसिकली, इसमें जो हम लोगों ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पढ़ी थी ना, ये बॉडीज उन एंटीजन से से अटैच होंगी जो एंटीजन प्रोड्यूस होते हैं कैंसर्स के समय। तो इनमें क्या करेंगे, ये स्पेसिफिक प्रोटीन एंटीजन से अटैच होंगी जो कैंसरस सेल पे प्रेजेंट रहते हैं। जो ग्लाइकोप्रोटीन कैंसरस सेल की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं, उनसे जाते ये अटैच होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को अटैक कर लेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू मास प्रोड्यूस करेंगे और इंजेक्ट कर देंगे दाते थे बॉडी के अंदर, ताकि ट्रीटमेंट कुछ हद तक तो अच्छी हो। ठीक है, अब इनमें कुछ चेंजेस करते, क्या पता मैं इनमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी जोड़ दूँ किसी तरह से, और वो अगर ये जाके उन सेल्स पे ही सीधा अटैक कर लेंगे तो वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी कुछ हद तक सिर्फ कैंसरस सेल पे ही अटैक करेंगे, मैं नॉर्मल सेल में उतने ज़्यादा इफेक्ट अटैक नहीं करेंगे जो पहले रेडियोथेरेपी के समय अटैक कर रहे थे। या फिर मैं इनमें उन ड्रग्स को जोड़ दूं जो कैंसरस सेल में एक्ट करती हैं, तो क्या होगा कि अब यहाँ पे ड्रग्स और आइसोटोप्स डायरेक्टली कैंसरस सेल में पहुंच रहे हैं, बता देते हैं, ना कि हमारे नॉर्मल सेल्स में भी अटैक कर रहे हैं। ज़्यादातर ड्रग्स और जो केमिकल्स हैं वो हमारे कैंसरस सेल पे ही अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो दे आर यूज टू अलाउ इम्यून सिस्टम itself टू डिस्ट्रॉय दी कैंसरस सेल। ये असल में एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम ही तो प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कि इससे क्या हो रहा है, इम्यून सिस्टम खुद से कैंसरस सेल को खत्म कर रहा है। डिलीवर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या रेडिएशन डायरेक्टली टू दी कैंसरस सेल। अब कैली ड्रग डायरेक्टली टू कैंसरस सेल। अब पहले जो रेडिएशन और ड्रग जो हमारे नॉर्मल सेल पे भी एक्ट कर जाते थे, अब वो ज़्यादातर किसके पास पहुँच रहे हैं, कैंसरस सेल के बाद। ठीक है, अब आता है कैंसर वैक्सीन। हम लोग वायरल वैक्सीन लेते हैं वायरस के समय। ठीक है, तो कैंसर की भी वैक्सीन होनी चाहिए। इसके ये अभी भी रिसर्च में है। हर साल कोई ना कोई कंट्री दावा कर देती थी हमने बना लिया, पर फिर वो फेक निकलता है। अब एक बात ये भी है कि कैंसर की वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कैंसर की वैक्सीन इसलिए बनाना मुश्किल है क्योंकि कैंसर कुछ हद तक हमारे ही बॉडी के सेल्स हैं। तो अगर कैंसर की वैक्सीन बना लिए, उसका वो बन गया एंटीजन, उस एंटीजन तो बॉडी में डाले, और उस एंटीजन से पहली बात जरूरी नहीं कि हमारा एंटीबॉडी हमारे जो वो हैं इम्यून सिस्टम वो उसे पहचाने, क्योंकि वो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स जैसे ही होंगे। चलो इम्यून सिस्टम पहचान भी लिया, तो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनेंगे वो हमारे नॉर्मल सेल्स के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, क्योंकि वो सिमिलर रहेंगे, कैंसरस सेल सिमिलर रहेंगे हमारे नॉर्मल सेल से, तो वो हमारे नॉर्मल सेल के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए कैंसर की वैक्सीन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब आता है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, अब क्या होता है, ट्यूमर बेसिकली हुआ क्यों, क्योंकि जो ओल्ड सेल के या डैमेज सेल थे वो हमारे इम्यून सिस्टम से डिटेक्ट नहीं हुए, और वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते गए, तो ट्यूमर हो गया। जो ट्यूमर सेल्स हैं हैव शोन टू अवॉइड डिटेक्शन और डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाया और डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया,
तो लोग क्या कर लेंगे, इम्यून सिस्टम तो एनहेंस कर देंगे, इम्यून सिस्टम में खुद से कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, ताकि इम्यून सिस्टम इन ट्यूमर वाले सेल्स को भी पहचान यानी ट्यूमर कॉजिंग सेल्स को भी पहचान पाए और उन्हें खत्म कर पाए। तो देयरफॉर द पेशेंट आर गिवन सब्सटेंसेस कॉल्ड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। अब इसे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर क्यों? क्योंकि मॉडिफायर मतलब एक हद कुछ काम हो रहा है उसे और अच्छे से करना। और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे को नुकसान पहुंचाने वाले को मार रहा है। तो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। और मॉडिफायर क्यों? क्योंकि ये कुछ हद तक इम्यून सिस्टम के काम को अच्छे से बढ़ा दे रहा है, सच एज अल्फा इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स वहाँ पे भी आता है वायरस के समय, जो एक सेल में अगर कोई वायरस अटैक कर दिया तो वो कुछ केमिकल रिलीज करता है जो आसपास के सेल्स को बता देते हैं कि वायरस का अटैक होने लगा है, तो आप अपने आप तो सावधान कर ले। ठीक है, जो एक्टिवेट कर देते हैं इम्यून सिस्टम, तो हमारे इम्यून सिस्टम तो एक्टिवेट कर देते हैं जो, और मदद करते हैं डिस्ट्रॉय करने के ट्यूमर के। अब एक बात ये भी याद रखनी है कि ये सब कोशिश है, ये सब कर रहे हैं, पर कैंसरस सेल इतने हार्मफुल हैं कि उनके बाद भी लाखों पेशेंट मिल जा रहे हैं, प्लस बहुत की तो डेथ भी हो जा रही है वर्ल्ड वाइड। अब अगर मैं एक चीज देखूं कि मोस्ट कॉमन कैंसर वर्ल्ड वाइड चारों तरफ दुनिया में, तो मेल में प्रोस्टेट कैंसर, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर। पर जो अगर मैं इधर देखूं इंडिया में, तो यहाँ पे मेल में ओरल कैंसर और फीमेल में सर्वाइकल या सर्विक्स कैंसर। अब ये आता है कि मेल में ओरल कैंसर क्यों? क्योंकि तो बीटल नट, पान, तंबाकू ये सब चुई करने के कारण अभी ओरल कैंसर केस फीमेल में भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पहले कम आते थे, अब बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और कलो ठीक है, बस ये ख़त्म होता है यहीं पे। अब इसके PYQs करने हैं।